हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 1 का पद्य खंड हमारा शुरू हो रखा है, जिसमें से हम 5 कविताएं कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे पद्य खंड का छठा अध्याय, जो कि है चंपा काले अक्षर नहीं चिंती। और ये लिखी है, ये रचना है त्रिलोचन जी की, और ये कविता है, ये हम पढ़ेंगे। आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एस्टेट वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान से इसे देखें, क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो 9th 10th 11th 12th की जो बुक्स हैं उनमें से 2-4 या 4-5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एस्टेट में भी, टीजीटी पीजीटी एस्टेट में भी पूछे जाते हैं। HPSC सब्जेक्टिव के लिए तो ये जो वीडियो है हमारी महत्वपूर्ण रहने ही वाली है। तो अभी तक जिसने हमारी 5 वीडियो नहीं देखी हैं, आरो भाग 1 की पद्य खंड की हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखिए वो SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमने साथ साथ हिंदी साहित्य भी शुरू कर रखा है। आदिकाल संपूर्ण हो चुका है, भक्ति काल वहाँ पर चल रहा है, और कुछ एक टॉपिक हम हिंदी व्याकरण के भी करवा चुके हैं। तो जिसने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। अब हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे चंपा काले अक्षर नहीं चिंती, ये कविता पढ़ेंगे। और इससे पहले हम त्रिलोचन जी के बारे में कुछ जानेंगे कि क्या इनका जीवन परिचय है। आपके पेपर में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि प्रश्न आपके दिमाग में रहना चाहिए। त्रिलोचन जी की काव्यगत विशेषताएं बताइए, त्रिलोचन जी की भाषा शैली बताइए, या त्रिलोचन जी के जीवन परिचय बताते हुए साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से आपका प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न इस कविता से भी बन सकता है कि चंपा काले अक्षर नहीं चिंती कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, कविता का भावार्थ क्या है। इस तरीके से आपके सामने प्रश्न बन सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले त्रिलोचन जी का जीवन परिचय, और शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। ठीक है। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं, कभी कभी पाँव है, कभी कभी हाथ हैं। तो ये पंक्तियां जो है ये किसके द्वारा कही गई हैं? ये त्रिलोचन जी की पंक्तियां हैं। और इनकी रचना का नाम है मेरा घर। मेरा घर नामक रचना में से ये पंक्तियां ली गई हैं। आपके पेपर में एज इट इज़, यानी कि ऐसे के ऐसे आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे त्रिलोचन जी का जीवन परिचय, त्रिलोचन जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ, फिर हम सीधा अपना इसकी रीडिंग लेंगे। आपको बता देती हूँ कि त्रिलोचन जी हैं एक सहज सहज भाव के कवि हैं, एक सहज भाव के कवि हैं, और अपनी स्थानीय मिट्टी से जुड़े हुए हैं। माटी की महक जो है इनकी कविताओं में आती है। इनकी कविताओं में लोक जीवन का भी यथार्थ चित्रण किया गया है। तो कुछ पॉइंट मैं बता रही हूँ, इनसे आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इन्हीं से हमें पता चल जाता है कि देखो, धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, मैं उस जनपद का कवि हूँ। तो ये सारी जो रचनाएं हैं संकेत करती हैं कि ये अपने लोक जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और अपनी धरती की जो मिट्टी की महक है वो अनुभव की जा सकती है इनकी कविताओं में। और ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। आपको पता है जो हमारा हिंदी साहित्य है वो कितने भागों में बटा हुआ है? जब भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, और फिर आता है हमारा प्रगतिवादी युग, और फिर आता है हमारा प्रयोगवादी। तो प्रगतिवादी कवि हैं ये इसलिए कह सकते हैं प्रगतिवाद के कवि हैं, या प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं। और मिट्टी की महक इनकी काव्य रचनाओं में आती है। मानवीय संबंधों को भी इन्होंने बड़ी गहराई से लिया है। तो ये सब मैंने आपको बताया, ये सब इनके काव्यगत विशेषताएं होंगी। और मंद लय के कवि हैं ये, मंद लय के कवि हैं। और ये है इस
कविता के माध्यम से इन्होंने जो समाज में व्याप्त जो अनपढ़ता है उसके बारे में बताया है। तो अब देख लेते हैं बारी बारी हम त्रिलोचन जी का जीवन परिचय। इनका वास्तविक नाम था, मूल नाम था वासुदेव सिंह। एस्टेट वगैरह या स्क्रीनिंग एचएससी एचपीएससी जो स्क्रीनिंग पेपर होते हैं या और जो स्क्रीनिंग पेपर होती है, मास्टर कैडर जो पेपर होते हैं, सीधा क्वेश्चन बनता है त्रिलोचन जी का मूल नाम क्या था। तो त्रिलोचन जी का मूल नाम है वासुदेव सिंह, याद रखेंगे। जन्म है इनका सन 1917 में चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ था जिला सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1917 में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी नामक जगह पर हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है। त्रिलोचन जी, देखो आप याद रखने की ट्रिक ये रखेंगे कि त्रिलोचन जी हैं किससे जुड़े हुए हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि चिरानी पिट्टी, पुरानी मिट्टी। आप इसे इस तरीके से हिंट बना सकते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला। ये इनके क्या हैं? सारे काव्य संग्रह हैं। ये इनके क्या हैं? ये सारे काव्य हैं। इन्होंने इतने सारे काव्य लिखे हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। अगर आप थोड़े से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी, अगर आपको समझ में आए तो। कवि कह रहा है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ जिस जनपद में ताप के ताए हुए दिन मैंने झेले हैं, यानी कि मैं उस धरती और उस जनपद का कवि हूँ जहाँ पर तपाया जाता है किस किस को, गुलाब और बुलबुल और चमोली, मेरा घर। इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हैं। अब आगे है, ये इनकी काव्य रचनाएं थी सारी। अब एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि ताप के ताए हुए दिन पर इनको एक पुरस्कार मिला था और वो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बेटा जो तुम एक्स्ट्रा जो इसमें जोड़ रहे हो, जो कुछ भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर बहुत ही सोच समझ कर करना। क्योंकि मैंने अभी जब गूगल सर्च किया कि ताप के ताए हुए दिन पर त्रिलोचन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो गूगल पर भी कहीं 1982 1982 दिखा रहा है, कहीं 1981 दिखा रहा है, और जब मैंने बुक खोल के देखी तो उसमें भी 1981 है। तो हम किसको सही माने, इस बात का मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ। और बाकी जो आपको बता रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार एस्टेट में कि चिदम्बरा पर साहित्य अकादमी वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था और वो आंसर शीट में उसका कुछ और आंसर दिया गया था। तो मैं कभी भी सन की गारंटी नहीं ले रही हूँ, किसी बुक्स में कुछ दिया हुआ है, किसी बुक में कुछ दिया हुआ है। तो मैं तो आपको उतना ही बता रही हूँ जितना एनसीईआरटी में है। देश काल रोजना, ये तो थी इनके काव्य संग्रह, मैंने आपको बताई। देश काल, रोजना मचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविता, ये इनके गद्य खंड हैं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। अब प्रमुख सम्मान जो है इनको मिला, साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन्हें दिया गया, ये सम्मान इनको मिले हैं। शलाका सम्मान जो है हमारी हिंदी साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये मैंने आपको अभी बताया था, ताप के ताए हुए दिन। और कहीं पर 1981 है, कहीं पर 1982। मैं तो बिल्कुल दावा नहीं करती कि कौन से सन में इनको मिला था, किसको सही माने। गद्य रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, काव्य रचनाएं ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, ये मैंने आपको अभी बताया। रागात्मक संयम और लयात्मक, मतलब जब इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो एक राग बनता है, उनमें एक लय होती है। अनुशासन के कवि, मतलब दोनों अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं। मतलब इनको एक शास्त्री की उपाधि भी दी गई है,
एक शास्त्री की उपाधि दी गई है। बहुभाषाविद होने के कारण, बहुभाषाविद का मतलब है इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, और इनके काव्य में क्या है, रागात्मक है और लयात्मक अनुशासन दोनों ही देखने को मिलते हैं। इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया, लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। मैंने आपको अभी बताया कि मंद लय के कवि हैं, प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं। इनके काव्य में रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन देखने को मिलता है। तो ये सारी मैंने आपको क्या बताई है, इनकी काव्यगत विशेषताएं हो जाती हैं। तो आपको कहीं पर भी ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अलग अलग पॉइंट आपको बताती हुई चलती हूँ, ये सब इनकी काव्यगत विशेषताएं हो जाएंगी। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। प्रबल आवेग मतलब ये नहीं कि इनकी कविताओं में बहुत तीव्र गति का आवेग मिलता है, मतलब तीव्र गति मिलती है, या त्वरा, त्वरा का भी होता है तीव्र गति से की अपेक्षा, मतलब प्रबल आवेग और तीव्रता न होकर इनके काव्य में स्थिरता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये ज़्यादा सुटेबल है। उसके बजाय थोड़े कठिन शब्दों को आप आसान करते हुए चलेंगे तो याद करना आसान रहेगा। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है, मतलब छायावाद में जो रहस्यवाद पाया जाता था, इस तरह का इनके काव्य में कुछ भी नहीं है। उनका उसका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और ये जो कविता है, चंपा काले अक्सर नहीं चिंती है, ये कहाँ से ली गई है आगे आएगा, ये तो मैं आगे बता दूंगी आपको। इनका जो काव्य है सारा ठेठ गांव से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सानेट, सानेट किसे कहते हैं, जो अंग्रेजी छंद है उसे सानेट कहते हैं। तो सानेट को हिंदी कविता में कौन लेकर आए, त्रिलोचन जी लेकर आए। त्रिलोचन हिंदी में सानेट अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सानेट छंद हिंदी में कौन लेकर आया, तो ये त्रिलोचन जी लेकर आए। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। मतलब त्रिलोचन जी जो है, अपनी उनकी कविताओं में चुटीलापन और नाटकीयता का गुण पाया जाता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। मतलब इन्होंने कविताओं को इस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस इसकी वस्तु क्या है और रूप क्या है, दोनों ही हमें एक समान दिखाई देते हैं। उनका कवि इन दोनों के बीच फाक की गुंजाइश नहीं छोड़ता, मतलब आप इनके विषय वस्तु के अंदर और कविता का जो रूप और सौंदर्य है उसके अंदर आप कोई भी फर्क नहीं कर सकते। अब चंपा काले अक्सर नहीं चिंती नामक कविता धरती संग्रह में से संकलित है। अब एस्टेट वाले, टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे, यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा ही पूछा जाता है कि ये जो कविता है या धरती संग्रह किस कवि का है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये किसका है, त्रिलोचन जी का। यह है पलायन के लोक अनुभव। पलायन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी कि विस्थापन करना। पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। इस कविता में जो पलायन हो रहा है, आजकल लोग जो महानगरों को गांवों को छोड़कर महानगरों की तरफ भाग रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उसका इन्होंने मार्मिकता से अभिव्यक्ति दी है। क्योंकि पलायन के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे संयुक्त परिवार थे वो टूट रहे हैं, और जो एकाकी परिवार है वो तीव्र गति से मतलब प्रभावित होते जा रहे हैं। ये इनकी कविताओं की विशेषता ही थी सारी, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और तो पलायन के लोक अनुभव को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया है। ये इनकी भाषा शैली के बारे में हम कहें तो एक तरह से इनकी भाषा शैली हो सकती है कि इन्होंने अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है। शिक्षा की जो व्यवस्था है उनके अंतर विरोधों को उजागर किया है। तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी, दारुण होता है दैन्य, दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक
शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे कि जैसे कि कवि उसको कहता है कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े आपके काम आएगी, लेकिन चंपा जो है हम इस बात से अनजान है कि पढ़ाई भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। वह कहती है कलकत्ता पर बजर गिरे, कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। आप आसान शब्दों में समझिए कि चंपा को जो आने वाले भविष्य के बारे में जो खतरा है उसकी संभावना होती है, और ये कविता जब आप पढ़ेंगे तो आपका इनको अच्छे से जो भावार्थ है वो क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो। नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में, मतलब उसके विरोध में खड़ी हो जाती है कि मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगी, अगर पढ़ लिख कर कलकत्ता जाएंगे या हमें विस्थापन की जो समस्या है या खतरा है वो हमें झेलना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि हम पढ़ाई ना करेंगे और मैं अपने पति को वहां जाने ही नहीं दूंगी। ये इस कविता में दर्शाया गया है। जब भविष्य को लेकर उसके मन में एक अनजान खतरा है, वो फिर कहती है उस खतरे से बचने के लिए कलकत्ता पर बजर गिरे कि मेरे पति को कलकत्ता जाना ही ना पड़े, और अगर जाना भी पड़ा तो मैं वहाँ पर जाने ही नहीं दूंगी। ये इस कविता में दर्शाया गया है। मैंने आपको भाषा शैली के संदर्भ में भी आपको बताया। अब जो लोक जीवन से जुड़ी हुई कविता है, मिट्टी की महक है, सौंधी महक इनके काव्य में देखने को मिलती है, तो भाषा शैली भी कैसी होगी, सहज सरल स्पष्ट होगी, और लोक शब्दों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। ये सब बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब भाषा शैली में यही है, और कविता में क्या कहा गया है ये भी मैंने, भाषा शैली में आप लिख सकते हैं कि भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम दिया है। ये सब आप भाषा शैली के अंदर दिखा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंपा काले अक्षर नहीं चिंती। ये कविता नंबर हमारी छः है। ये हम देख लेते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को चिंती का मतलब है नहीं पढ़ पाती। चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पढ़ पाती। मैं जब चंपा, कवि कहते हैं कि चंपा जो है एक निरक्षर कह सकते हैं, या अनपढ़ महिला है, या अनपढ़ लड़की है, ग्वाले की लड़की है, गोपाल नामक ग्वाले की लड़की है, पशु चराती है, जो बेचारी पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अनजान है, वह काले काले अक्षरों को नहीं पढ़ पाती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि कह रहा है कि जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि कह रहा है कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह चुपचाप आकर मेरे पास सुना करती है, और उसे बहुत अचंभा होता है कि इन काले काले अक्षरों से किस प्रकार से ईश्वर निकलते हैं, या किस प्रकार ध्वनियाँ निकल रही हैं। मतलब वो पढ़ाई के बारे में अनजान है, उसे नहीं पता कि इन अक्षरों में इतनी ताकत है, इन अक्षरों से स्वर किस प्रकार से निकलते हैं। अब चंपा के बारे में बताएं कि चंपा कौन है, क्योंकि जो आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होते हैं या जो 10th 12th 11th के बच्चे हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं, बीच में से आते हैं, आपके पाठ के विषय वस्तु के बीच में से आते हैं। जैसे अभी जो HPSC के स्टूडेंट थे उन्होंने देखा था कि जो HPSC का पेपर हुआ था बिल्कुल बीच में से आपके क्वेश्चन उठाए हुए थे। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। मतलब चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर उनके पिताजी का नाम है, और सुंदर एक ग्वाला है, वह गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, चौपाए यहाँ पशुओं को कहा गया है, मतलब जिनके 4 पैर होते हैं, पशुओं को लेकर चरवाही करने जाती है। मतलब चंपा क्या करती है, पशुओं को चराने के लिए जाती है। चंपा अच्छी है। अब कवि ने चंपा के स्वभाव के बारे में बताया है। पहले तो बताया कि चंपा क्या काम करती है, किसकी बेटी है, अब चंपा के स्वभाव के बारे में बताया है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है।
कभी कभी उधम करती है, मतलब कभी कभी थोड़ा शरारत भी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है। वह कभी कभी कवि कवि की कलम भी चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, मतलब जैसे ही वो अपनी कलम को ढूंढ कर लाता है, तब उसे पता चलता है कि अब उसका कागज भी गायब हो गया है, और कवि परेशान हो जाता है। यानी कि चंपा नटखट स्वभाव की है, चंचल स्वभाव की है, और ये उसके स्वभाव की विशेषताएं बताई गई हैं। चंपा अब कवि को पढ़ते हुए देखती है तो कहती है कि चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो। अर्थात कहने का भावार्थ ये कि तुम सारा दिन पढ़ते ही रहते हो, लिखते ही रहते हो। क्या ये काम बहुत अच्छा है? अब चंपा के मन में भी पढ़ने की जिज्ञासा होती है, उनके बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, और वह कहती कि क्या तो ये काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। कभी जब चंपा की बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं तो चंपा चुप हो जाती है और आगे कोई प्रश्न नहीं पूछती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन चंपा, कवि कहता है कि एक दिन जब मैं लिख रहा था तो चंपा मेरे पास आई, और मैंने चंपा को कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाडे काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ लिखना सीखें। कवि ने गांधीवाद में भी कवि विश्वास रखते हैं। तो कवि ने कहा कि चंपा, गांधी जी की भी ये इच्छा थी कि मेरे देश का हर एक नागरिक पढ़ना लिखना सीखे। अब इस पर देखना क्या कहती है चंपा। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, पहले जब चंपा ने गांधी जी के बारे में सुन रखा था तो चंपा गांधी जी को अच्छा समझती थी, लेकिन चंपा को जो पढ़ने के लिए कहता है वो उसकी नज़र में अच्छा नहीं है। यानी कि गांधी जी जो हैं अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने की बात कहते हैं तो गांधी जी अच्छे नहीं हैं। अब चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वह पढ़ने लिखने की कैसे बात कह सकते हैं। चंपा कहती है कि अच्छे लोग कभी भी पढ़ने लिखने की बात नहीं कहते, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैं फिर कवि कहते हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगे, कैसे उसके पत्र पढ़ोगे, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। आप देख रहे हो, इसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, लयात्मक और संगीतात्मक, ये दोनों ही प्रवृत्तियां इसमें देखने को मिल रही हैं। साफ सीधे अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और फिर कवि कहता है कि जब मैंने चंपा को पढ़ लेने के लिए कहा तो कहा कि पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहते हैं कि चंपा तुम भी पढ़ लो, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम्हारा गोना होएगा, तो तुम्हारे पति कुछ दिन तक तुम्हारे साथ रहकर जब कमाने के लिए कलकत्ता चले जाएंगे, और कलकत्ता बहुत दूर है, तुम उसे किस प्रकार से अपना संदेश भेजोगे, उसके कैसे उसके पत्र पढ़ोगे, तुम उसके द्वारा भेजे गए पत्रों को भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए चंपा तुम्हें भी पढ़ लेना चाहिए। ये संबोधात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। कवि कहता है चंपा कहती है कवि कहता है कि चंपा ने मुझे बराबर में उत्तर दिया कि तुम कितने झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। अर्थात चंपा की नज़र में पढ़े लिखे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम के संग साथ रहूंगी। यानी कि यहाँ पर इसको चंपा को अपने भविष्य में आने वाले खतरे की संभावना दिख रही है, और कहते कि कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। उस कलकत्ता पर बजर गिरे, अर्थात उस कलकत्ता पर मुसीबत आए जिसकी वजह से मेरे पति को वहां जाना ही न पड़े, कलकत्ता के साथ कुछ ऐसा घटित हो कि मेरे पति को कलकत्ता जाना ही न पड़े। तो ये था इसके बारे में। और ये कुछ पर्सन्स हैं, ये आप इसके बारे में चंपा, देखो ये पूछ सकते हैं कवि ने चंपा की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। चंपा नटखट है, पढ़ाई से अनजान है, और पशुओं को चराती है,
और पढ़ने के लिए उसकी कोई जिज्ञासा नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को उसके मानना है कि पढ़े लिखे लोग कभी झूठ नहीं बोलते, और ये सब बातें आप लिख सकते हो। आपके विचार में चंपा ने ऐसे क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? कि चंपा ने इसलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि उसे कवि ने बताया कि चंपा तू पढ़ लो, शादी के बाद तुम्हारे पति जब कलकत्ता चले जाएंगे तो तुम्हें उन्हें पत्र भेजना पड़ेगा। तो चंपा ने सोचा कि उसके पति के साथ वियोग हो जाएगा। एक इस कविता का मेन भावार्थ यही है, जो त्रिलोचन जी कहना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वी देशों की जो लड़कियां हैं वो किस प्रकार से एकाकीपन को सहन करती हैं, क्योंकि उन्हें उधर के लोगों को आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता है और अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए लोगों को शहरों में कमाने के लिए जाना पड़ता है, जिस तरह से उनके परिवारों का भी विस्थापन हो रहा है। तो इस समस्या को यहाँ पर दर्शाया गया है इस कविता में। और ये सब प्रश्न थे, शायद आप इसने ये थोड़ा सा HPSC लेवल का है, तो इन क्वेश्चंस को भी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि बच्चों के लायक हैं, और हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन बन भी जाए। तो मैंने आपको पूरी कविता की व्याख्या बता दी है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता, चंपा काले अक्षर नहीं चिंती। आप देख सकते हैं त्रिलोचन जी के है, त्रिलोचन जी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो यही था हमारा आज का। और तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। धन्यवाद।